My father used to tell me, पैसा is a side effect of good services by a doctor. तो आपके सेंटर के अंदर सब चेकअप से लेकर रेटिना केयर सब कुछ होता है, क्या क्या सर्विसेज होती है? छोटी सी आंख है, लेकिन इसमें भी 7 या 8 तरह की स्पेशलिटीज हैं। अच्छा, कैटरेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए सर। कैटरेक्ट से एजिंग चाहिए, कैटरेक्ट सबको होना है, दोनों आंखों में होना है। तो ऐसा भी बोला जाता है कैटरेक्ट को स्पेसिफिक सीजन में कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। पहले के टाइम में होता था कि हम बहुत बड़े बड़े चीरे देते थे, 10-10, 12-12 मिलीमीटर के टांके लगाते थे, और पेशेंट्स को 1-1 महीना अंधेरे में रहना पड़ता था। कलर ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट सेम होते हैं? नहीं, कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज है। लेजर ट्रीटमेंट आंखों के लिए सही है गलत है? जितनी भी हमारे शरीर की सर्जरीज हैं, अगर आप कंप्यूटर के सामने हैं, सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं, सब ब्लू कट लेंसेज बनवाने हैं। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि ब्लू कट लेंसेज से आपका कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ठीक हो जाता है। अभी सबसे ज्यादा चश्मों की दुकानें इतनी क्यों बढ़ रही सर? मतलब सबको बीमारी होना चालू हो गई क्या? वजह उसकी ये है कि तो अगर किसी को ग्लासेस हटाने हैं, मतलब बिना लेजर वेजर कुछ कराए, अगर कुछ नेचुरल के थ्रू कर सके अगर? नहीं, नेचुरल के थ्रू कुछ नहीं है। अच्छा, इंडियन सेलिब्रिटीज इंडियन डॉक्टर को चुनने की बजाय फॉरेन डॉक्टर को चुनते हैं, ऐसा क्यों सर? डॉक्टर राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। और जब भी डॉक्टर सर आते हैं और एक फाउंडर बनते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पूछो क्यों सर? बताइए। सर, होता क्या है कि पहले ना ऐसा देखा जाता, मतलब पहले ऐसे सोच थी कि डॉक्टर को ना फाउंडर नहीं बनना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, पैसे नहीं कमाने चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर थोड़े थोड़ा शिफ्ट हो रहा है अभी माइंड सेट लोगों का कि ठीक है, डॉक्टर एक फाउंडर ही होता है, खुद का क्लिनिक रन करता है, आपकी सेवा ही कर रहा है, एक तरह से स्किल्ड बेस्ड सेवा है ये, आपको हेल्प कर रहा है। बट आप उसको हर बार ये नज़रिए से नहीं देख सकते कि ना ये पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। सब पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं। और डॉक्टर भी डरते थे पहले के टाइम पे कि नहीं यार, हम ऐसे बाहर निकल के आएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, समाज हमें क्या बोलेगा। पर शायद आज सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, माय फादर यूज्ड टू टेल मी, पैसा इज अ साइड इफेक्ट ऑफ गुड सर्विसेज बाय अ डॉक्टर। आप एक ट्रस्टवर्दी सर्विसेज दीजिए, पेशेंट को जो जरूरत है वो कीजिए, एंड पैसा विल फॉलो। करेक्ट। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, blessings of my patients, my elders, we have been doing very well. I won't say कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है बिकॉज अगर आपने टेक्नोलॉजी लेके आनी है, आपको लेटेस्ट प्रोवाइड करना है अपने पेशेंट्स को। द ओनली स्ट्रेस इज प्रैक्टिस एथिकल होनी चाहिए कि जो चीज़ जरूरी है आप वही कर रहे हो, अगर वो आप फॉलो करते हो तो पेशेंट्स का ट्रस्ट डेवलप होता है एंड मनी फॉलोस। एब्सोल्युटली सर। तो राजीव सर, सेव साइट सेंटर 15 ईयर बैक स्टार्ट किया था आपने जी। तो 15 सालों में 1,65,000 पेशेंट्स तक की जर्नी कैसे रही? सी आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया पहले, और उसके बाद व्हेन आई केम बैक वी स्टार्टेड फ्रॉम बहुत छोटा 10 बाय 10 का एक सेटअप था। उसी रूम में मैं एग्जामिनेशन भी करता था, उसी रूम में हमारा रिसेप्शन भी होता था। धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंट्स का ट्रस्ट बिल्ट होता गया। हम लोगों ने शुरू से एक फिलॉसफी रखी है कि पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देना है जो मैं अपने परिवार वालों को दूं। अगर मेरा कोई परिवार वाला बीमार होता है, जो मैं उनके लिए करूंगा, मुझे पेशेंट्स के लिए भी वही करना है। डिलीवर द सर्विसेज, द बेस्ट सर्विसेज जो पॉसिबल हैं वो, एंड डिलीवर इट एवरी टाइम विद द सेम विगर, उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी एनर्जी के साथ वो हमें ट्रीटमेंट पेशेंट को डिलीवर करना है। एंड कंसिडर देम एज योर रिलेटिव्स। मेरे परिवारजनों को जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं पेशेंट्स को भी वही एडवाइस करता हूँ। तभी सही काम हो पाएगा ना, तभी लोग रेफर करेंगे, तभी लोग बात करेंगे कि हाँ मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। वही तो नहीं होगा। इतना नंबर हमने इसी वजह से टच किया है बिकॉज इट्स मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ। सोशल मीडिया तो अभी शुरू हुआ है पिछले 1-2 सालों से, सोशल कैंपेन जो शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले तो वर्ड ऑफ माउथ। आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 10 बाय 10 का सेटअप था। अगर हम 10 पेशेंट देख लेते थे, उस दिन हम समोसे खाते थे रात को कि आज तो बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा, ऐसा भी दिन था। और आज कितने में समोसे खाते हो? आज थक जाते हैं तो वंस इन अ व्हाइल, यस, बट नॉर्मली वी हैव ओपीडी बाय गॉड्स ग्रेस ऑफ अराउंड 250-300 पेशेंट्स अ डे। बट अगेन, ये सिर्फ मैं नहीं देखता हूँ, वी हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम। पूरी टीम मेंबर्स, जितने, सारा श्रेय मुझे नहीं जाता, करेक्ट, टीम, पूरी टीम को श्रेय जाता है। दे हैव वर्कड रियली हार्ड विद मी। 16 घंटे हमने काम किया है पहले,
और अभी भी हमारी जो टीम है वो काम कर रही है इसीलिए ताकि पेशेंट्स को बेस्ट डिलीवर कर सकें, उनका कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारे ऊपर करेक्ट सर। और इसी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब आपके सेंटर के अंदर सब चेकअप से लेकर रेटिना केयर सब कुछ होता है। क्या क्या सर्विसेज होती है, जैसे मतलब सिर्फ आईज के ऊपर अगर बात करें? सिर्फ आइज के ऊपर बात करें तो सबसे कॉमन चश्मे के नंबर निकालने के, हाँ। आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा, पता नहीं आपको पता नहीं पता अच्छा। कि छोटी सी आंख है हम्म। लेकिन इसमें भी 7 या 8 तरह की स्पेशलिटीज हैं। आंख में भी? आंख में भी, जैसे एनटीए सेगमेंट में कैटरैक्ट, हाँ। उसके बाद ग्लोकोमा, उसके बाद कॉर्निया, हम्म। यूविया, रेटिना, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी, न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी, स्क्विंट, ऑक्लोप्लास्टी, 9 तो मैंने गिनवा दिए। इसके अलावा अगर हम ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर वगैरह सोचें तो वो भी हैं। पहले होती थी सर सारी ये बीमारियां, मतलब या फिर अभी नाम डिस्कवर हो गए? नहीं, सब बीमारियां होती थी पहले लेकिन जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजी की तरह ट्रीट किया जाता था मरीजों को। लेकिन जैसे जैसे एडवांसेस आई हैं, एक व्यक्ति सारी स्पेशलिटीज़ को कवर नहीं कर सकता बिकॉज इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट है हर एक फील्ड में। जैसे कैंसर की बात करें या रेटिना की बात करें, पहले जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजी सब चीज़ें ट्रीट कर लेता था। ही वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सब चीज़ें मैनेज हो जाती थी लेकिन किसी चीज़ की मास्टरी नहीं थी। आज जो हम, जैसे मैं हूँ, आई टेक केयर ऑफ 3 स्पेशलिटीज, करेक्ट। रेटिना, यूविया, कैटरैक्ट एंड टू सम एक्सटेंट कभी कभार लेसिक एडवाइस करना। ओके। सो मैं इन चीज़ों में जो लेटेस्ट है वो कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं 9 चीज़ों में अपने आप को अपग्रेड कर पाऊंगा और बेस्ट कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए सब स्पेशलिटीज़ के अलग डॉक्टर्स हैं जो कि अपने आप को अपडेट करते हैं थ्रू कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके या पेपर्स लिख के या नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके। तो उस तरीके से 9 एक जना नहीं कर सकता। तो राजीव सर है ना, जैसे कैमरा है, कैमरे का कुछ पिक्सल होते हैं 50, 10 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल। सो ये कितने मेगापिक्सल का है? 25 मेगापिक्सल का कैमरा। हमारी आंखें कुछ मेगापिक्सल होगी। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब आप कैसे देखते हैं दोनों को? सो मैं बताता हूँ, हमारी आंख बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है। कैमरे में एक आगे लेंस होता है, एक बीच में लेंस होता है और इन दोनों लेंसेज का काम है पीछे रील के ऊपर फोटो बनाना। ठीक है। ऐसी हमारी आंख है। हमारी आंख में आगे एक कॉर्निया है, उसके पीछे एक लेंस है और उसके पीछे रेटिना है। जो कॉर्निया और लेंस का काम है लाइट जो भी रेज आ रही है पीछे रेटिना के ऊपर फोकस करना। सो आंख बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। अगर कैमरे में आगे के लेंस खराब हो या रील खराब हो, ठीक से नहीं दिखता। ऐसे हमारी आंख में अगर कॉर्निया में दिक्कत है या लेंस में दिक्कत है या रेटिना में दिक्कत है तो हमें नहीं दिखता। अच्छा, जैसे मैं भी आपको देखूँ राइट नाउ, जैसे मैंने आपको आंख बंद करके खोल के देखा एकदम, और मैं यही आंख बंद करके एकदम चांद को भी देखूँ तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। 1 सेकंड में मैं चांद को देख सकता हूँ, करेक्ट? बट जब कैमरा होता है तो उसको जूम करके करके कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक जो भगवान की क्रिएशन है वहां तक नहीं पहुंच पाई है। जो क्लैरिटी हमारी आंखों में, नो वन कैन बीट दैट नाउ। जो फास्ट ट्रांजिशन है नजदीक से दूर का, दूर से नजदीक का, नो वन कैन बीट दैट। अभी नहीं कर सकते। नहीं, आने वाले टाइम पे हो सकता है, लगता है आपको? हो सकता है बट हाँ। कितने मेगापिक्सल की आंखें होती है हमारी एक इंसान की? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है मेगा, दे ऑलवेज कंपेयर बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है सर, सॉरी। अच्छा, कैटरेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए सर कि क्या होता है कैटरेक्ट? सभी को सर्जरी की जरूरत होती है, नहीं होती है? पहले तो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, कैटरेक्ट होता है क्या है, लोगों को कैसे पता चलेगा उसको कैटरेक्ट की बीमारी है, ऐसा कुछ? सो कैटरेक्ट मोस्टली एक एजिंग चेंज है। ठीक है। जैसे हम बढ़ते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी ओल्ड एज होती है, स्किन भी वीक होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी जो हमारा नेचुरल लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट होता है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें पारदर्शिता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी लाइट रेज हैं, जैसे मैंने बताया कि लेंस है, लेंस पीछे रेटिना पे फोकस करता है। अगर ये लेंस ही पूरी लाइट पीछे नहीं पहुंचाएगा तो हमें कम दिखेगा। ठीक है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं हमें कम दिख रहा है, चश्मे के बावजूद हमें नहीं दिख रहा और रात के टाइम दिक्कत आ रही है देखने में, कई बार लाइटें ज़्यादा चुंधियाती हैं। तो ये सब सिम्टम्स है कैटरेक्ट के। लेकिन जैसे आपने मुझे बोला कि क्या सब कैटरेक्ट्स में ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं। कैटरेक्ट एजिंग चेंज, कैटरेक्ट सबको होना है, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, दोनों आंखों में होना है। ठीक है। लेकिन ऑपरेशन तब जरूरत पड़ती है जब वो आपके लाइफस्टाइल के साथ इंटरफेयर करे चश्मे के बावजूद। यू विल बी सरप्राइज, जितने कैटरेक्ट मैं हर रोज एडवाइस करता हूँ उससे ज़्यादा मैं मना कर रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट डर के मारे आए होते हैं कि किसी ने उनको बोल दिया होता है कि आपको तो कैटरेक्ट है, आपको कम दिख रहा है, आपको कैटरेक्ट है, आपकी एज 60 है। ये नहीं देखते वो कि चश्मे के बावजूद अगर उनको ठीक दिख रहा है तो कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोती है, कोई इमरजेंसी नहीं है। हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनको पिछले 10-10, 15-15 सालों पहले एडवाइस हुआ था कैटरेक्ट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। मतलब कैटरेक्ट के दौरान कोई लेंसेज लगाते हैं अपन, कुछ और लगाते हैं? यस। क्या कितने टाइप के लेंसेज होते हैं? सो जैसे हमारा कोई भी एक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम है, एक लेंस हमने हटा दिया कैटरेक्ट सर्जरी करके,
तो हमें एक दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा हाँ। ताकि वो फोकस कर सके रेटिना पे। सो ट्रेडिशनली हम लोग मोनोफोकल लेंसेज यूज करते थे। मोनोफोकल लेंसेज में क्या होता था, मोनोफोकस मतलब मोनोफोकल, दूर का नंबर हम हटा देते थे, लेकिन नजदीक का चश्मा लगाना पड़ता था। अच्छा। लेकिन आजकल बहुत सारे तरह के लेंसेज आ गए हैं, जैसे ईडॉफ लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज क्या करते हैं, दूर का विजन भी क्लियर, इंटरमीडिएट का विजन भी क्लियर और नजदीक का भी। और लेकिन मल्टीफोकल की अपनी प्रॉब्लम्स है। रात के टाइम ग्लेयर और हेलोज नजर आते हैं लाइट के चारों तरफ, इसीलिए कुछ लोगों को ड्राइविंग में दिक्कत आती है, कम लाइट में पढ़ने में दिक्कत आती है कुछ लोगों को। राइट। ये आइडियल है उन लोगों के लिए जिनका बहुत एक्टिव नाइट लाइफ नहीं है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करनी। और लेकिन एक आजकल ईडॉफ लेंसेज आए हैं। ईडॉफ लेंसेज का काम क्या है, दे आर टाइप ऑफ मोनोफोकल लेंसेज। ठीक। दूर का क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट का क्लियर हो गया, नजदीक के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें हेलोज और ग्लेयर नहीं होते। So, young लोग क्या होते हैं ये? जैसे हम किसी लाइट को देखते हैं उसके चारों तरफ एक ऑरा दिखता है हल्का सा। हाँ, यहाँ दोज आर हेलोज। ओके। और ग्लेयर मतलब लाइट फैलना, हाँ। लाइट चुंधियाना। तो मोनोफोकल में, ईडॉफ में ये प्रॉब्लम ना के बराबर है। मल्टीफोकल में सबको होती है शुरू में, लेकिन एक न्यूरो एडेप्टेशन का प्रोसेस होता है दिमाग में कि इन हिलोज और ग्लेयर्स को दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है। सो इसीलिए हम लोग बहुत यंग लोगों में, जो एक्टिव लाइफ स्टाइल वाले लोग हैं, नाइट ड्राइविंग जिनको करनी है, नाइट लाइफ में ज़्यादा है, उनको मना करते हैं कि ना लगवाएं मल्टीफोकल। बाकी लोगों को मोनोफोकल और ईडॉफ लेंसेज से हम काम चला लेते हैं। कितना खर्चा आ जाता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोगों को लगता है कि पैसे बहुत So, लगते होंगे। डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। क्या हम माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, क्या हम फ्लेक्स सर्जरी कर रहे हैं, और लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000 एंड उस 1.25 लाख तक जाती है, 100 लगती है। डिपेंडिंग ऑन योर आई। आई की कंडीशन क्या है, आई की अंदर रेटिना में कोई बीमारी है कि नहीं है, आपका बजट। सो मोनोफोकल लेंसेज 10,000 12,000 से शुरू होके 40-50 हज़ार तक हम डालते हैं। अगर इसको हम फ्लेक्स के साथ कंबाइन कर दें तो 70-80 हज़ार का खर्चा आता है, और मल्टीफोकल लेंसेज 60-70 हज़ार से शुरू होकर 1.25 लाख तक जाते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कैटरेक्ट को स्पेसिफिक सीजन में कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। अच्छा। पहले के टाइम में होता था कि हम बहुत बड़े बड़े चीरे देते थे, 10-10 12-12 मिलीमीटर के टांके लगाते थे, हाँ। और पेशेंट्स को 1-1 महीना अंधेरे में रहना पड़ता था। आज के पट्टी टाइम बांध के रहना पड़ता तो आजकल ऐसा नहीं है। नहीं है। हम पट्टी भी नहीं बांधते, हम सिर्फ काला चश्मा लगा के सर्जरी के बाद भेज देते हैं। ऑपरेशन बिल्कुल पेनलेस होता है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। अब इंजेक्शन नहीं लगेगा? कोई इंजेक्शन नहीं, सिर्फ ड्रॉप्स डाली, आंख सुन, उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है। काफी बार तो पेशेंट हमको बोलते हैं कि सर ऑपरेशन कब करोगे, हम बोलते हैं आपका ऑपरेशन हो गया। सो इट्स पेनलेस। यस। और ज्यादातर पेशेंट में हम लोग क्या है, काफी सारे जैसे हमारे एल्डर पॉपुलेशन है, काफी सारे लोग काफी सारी बीमारियों की वजह से ब्लड थिनर्स पे भी होते हैं। तो हम ब्लड थिनर्स भी आजकल बंद नहीं करते ज़्यादातर पेशेंट्स का, बिकॉज हम लोग इंजेक्शन नहीं दे रहे, तो ब्लीडिंग के चांसेस ना के बराबर हैं। और जो कॉर्निया है जहाँ पर हम इंसिजन देते हैं वो ब्लडलेस है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस वैसे ही नहीं होते। सो इट्स अ पेनलेस, नो स्टिचेस। पेशेंट पहले दिन से ही कंफर्टेबल होता है। पट्टी हम सिर्फ घर तक के लिए लगाते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि सर घर तक के लिए तो लगा दो, मुझे अजीब सा लगेगा, आंखें चुंधियाएंगी, लड़कन चुभन, क्योंकि पहले दिन रहती है। घर तक के लिए लगाते हैं, घर जाके पैच हटा देते हैं, वो ड्रॉप शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स दे कैन वॉच टेलीविजन, मोबाइल इफ दे वांट टू। आंखें चुंधियाना का मतलब क्या? फोटोफोबिया, क्योंकि आंख से हमने कुछ छेड़खानी, बेशक हमने 5 मिनट में सर्जरी कर दी है, लेकिन छेड़खानी तो ये आंख इतनी नाजुक है कि एक बाल भी गिर जाए तो हमें दिक्कत होती है, जैसे इरिटेशन, वाटरिंग। तो ऐसे ही पहले दिन फोटोफोबिया होता है, लाइट में आंखें चुंधियाती है, मतलब आंखें से ऐसा लेने का मन नहीं करता, ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा ब्राइट लगती हैं लाइट्स। तो उस दिन इसलिए हम काला चश्मा देते हैं उनको कि लाइट्स में आप जब ब्राइट लाइट्स हैं या बाहर निकले पहले हफ्ते तो काला चश्मा लगाएं। तो दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन हो सकता है? दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना, बिकॉज इंट्राओकुलर सर्जरी है। गॉड फॉरबिड अगर इन्फेक्शन हो जाए, हालांकि इन्फेक्शन रेट बहुत ही लो है, 0.07%, मतलब 10,000 में 7 आंखों में एंडोफ्थेल्माइटिस यानी पस पड़ सकता है, लेकिन अगर पड़ जाए तो इट कैन बी डिवास्टेटिंग, आंखों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम दोनों का इकट्ठे नहीं करते कि अगर भगवान ना करे दोनों में इन्फेक्शन हो गया इकट्ठे एक बारी में तो फिर दिक्कत हो जाती है। सो वी ऑलवेज प्रेफर कि एक आंख पहले की जाए और दूसरी आंख 5 से 7 दिन के बाद की जाए, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे जल्दी है। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा एक टाइम गैप रखते हैं ताकि दोनों में इन्फेक्शन ना हो। मतलब डिसएडवांटेज भी है, मतलब पर 0.7%। 0.0% डरने की जरूरत है मतलब ना। देखो एक बात समझनी है हमने, सर्जरी है, सर्जरी है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं करता,
वो सिर्फ भगवान बोल सकता है। अच्छा। या तो वो सर्जरी नहीं करता अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती मुझसे, या वो झूठ बोल रहा है। जस्ट रिमेंबर, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड, करेक्ट करेक्ट। राइट? कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यू कांट। तो कॉम्प्लिकेशंस को कैसे फिर हैंडल करते हो सर आप? मतलब So- बहुत प्रेशर वाला काम है, तो सर मतलब इससे ये तो मतलब एकदम जैसे कोई स्टार्टअप कर रहा होता है उसमें गवर्नमेंट कंप्लायंसेस आ जाते हैं, वो खतरनाक वाले कुछ, तो वैसे ही आपके साथ ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स So- इशू आ गया। द गुड पार्ट विद अस, विद मी, इज आई एम रेटिना ट्रेन्ड। हम्म। मैं मेरी ट्रेनिंग रेटिना में भी है, जैसे हमने डिस्कस किया। सो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी आर मैनेज बाय रेटिना सर्जन्स। सो हम, मेरे साथ ये एडवांटेज है, हमारी टीम के साथ ये एडवांटेज है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हमारे सेंटर पे होती है तो आई एम एबल टू मैनेज देन एंड देयर ओनली। ओके। ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास जिस पार्ट ऑफ दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर अगर किसी कैटरेक्ट सर्जन की कॉम्प्लिकेशन होती है वो हमारे पास रेफर करते हैं। सो उसमें कई बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन का डिले हो जाता है हमारे तक पहुँचने में, फिर सर्जरी प्लान करने में दोबारा से। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम उसी दिन उसी वक्त मैनेज कर लेते हैं। वी आर ट्रेन टू मैनेज कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर राजीव सर, ये बताओ कि डॉक्टर कम बन रहे हैं अभी या ज़्यादा बन रहे हैं? क्योंकि मैं अभी कुछ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो बोलते हैं कि थोड़ा स्टडी कम हो गई है, लोग कम बन रहे हैं। जैसे कुछ डेंटल भी है तो डेंटल छोड़ के देन किसी और बिजनेस में जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम है। तो डॉक्टर्स कम बन रहे हैं या ऐसा बन कुछ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट यू सी कि नए नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, तो डिमांड है, इसीलिए तो नए नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं प्राइवेट। सो डॉक्टर्स बहुत बन रहे हैं। बट यस, इस जनरेशन में और हमारे जनरेशन में आउटलुक बड़ा डिफरेंट है अच्छा। टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट एंड टुवर्ड्स लाइफ, हाउ टू मैनेज पेशेंट्स एंड बट दैट्स अ जनरेशनल गैप आई गेस। आपको दिखता है ऐसे क्या मतलब क्या मेजर डिफरेंस क्या दिखता है अभी के टाइम पे? अब हम लोग वी वर ऑलवेज केयर ओरिएंटेड सर्विसेज देनी है पेशेंट्स को। मतलब एम्पैथी, मतलब इमोशनल कनेक्टेड होना चाहिए कि हमेशा ऐसे सोचें कि जो भी पेशेंट हमारे पास आया है वो परेशान हो क्या है। सी, मैं हर एक को ये कहता हूँ कि हम लोग हॉस्पिटल हैं, वी आर नॉट मिठाई वाला कि लोग खुशी में हमारे पास आए। हाँ। जो भी हमारे पास आया है वो इसलिए आया है कि वो परेशान है। जो आपने वर्ड यूज किया एम्पैथी, इफ यू डोंट एम्पैथाइज विद योर पेशेंट्स दे विल नेवर गेट कनेक्टेड टू यू। करेक्ट। सो आजकल वो जो एम्पैथी वाला जो पार्ट है वो काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज आई थिंक कुछ ना कुछ ओवरऑल एनवायरनमेंट का फर्क पड़ा है। बिकॉज जो सर्विसेज हैं डॉक्टर्स की वो आजकल दे आर नॉट, पहले में और अब में फ़र्क आ गया है। रखा है थोड़ा सा। हाँ, इवन कोर्ट्स भी इसको बिजनेस की तरह देखने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की आउटलुक में भी फ़र्क आया है कि उसको जरा सा कॉमर्शियल एंगल से देखें। आपको दिख रहा, आपको भी दिख रहा है। आई कैन सी द चेंज, आई कैन सी द चेंज। सो कलर ब्लाइंडनेस में भी बात करते हैं सर। कलर ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट सेम होते हैं या दोनों? नहीं, कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज़ है बिल्कुल। कैटरेक्ट तो मोतिया हो गया, एज रिलेटेड ज़्यादातर केसेस में, कई बार यंग एज में भी हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि कलर्स को डिफ्रेंशिएट ना कर पाना। सबसे कॉमनेस्ट कलर ब्लाइंडनेस जो है वो है रेड ग्रीन कलर्स को डिफ्रेंशिएट ना करना। उसके बाद आती है येलो ब्लू कलर्स और फिर ग्रे कलर्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। कंजेनाइटल मतलब बचपन से है, जेनेटिक्स में है। और पहली बार कब पता चलता है लोगों को? जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है, तब ज़्यादातर लोगों को पता चलता ही नहीं है। है। वो एक बात अलग है कि टेस्ट, काफ़ी लोग उसको बाईपास करने के तरीके जाते हैं, बट स्टिल काफ़ी लोगों को तब पता चलता है। और कई बार एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड यानी रेटिना की प्रॉब्लम्स हो, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हो, या सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से ये हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर किसी बीमारी की वजह से वी कैन ट्रीट इट, लेकिन अगर एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो कि कॉमनेस्ट कॉज है, वी कैन नॉट ट्रीट इट। करेक्ट। लेकिन जिन लोगों को ये दिक्कत है और काफ़ी प्रोफाउंड है, आजकल स्पेशल तरह के ग्लासेस आ गए हैं जिनसे प्रॉब्लम जरा सी उनको कम फेस करने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या आती है उन लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं दिख रहे, हाँ। डिफरेंट कलर ऑफ वायर्स हैं, आपको पता ही नहीं रेड कौन सी है ग्रीन कौन सी है, तो यू कैन मेक अ मिस्टेक, राइट? ऐसी मैप्स पढ़ने में जिसमें कलर कोडिंग्स है, जैसे गूगल मैप देखते हैं उसमें रेड दिख रहा है, उसमें रेड ही नहीं दिख रहा हमें। सो ये प्रॉब्लम्स हैं, बट देयर आर सर्टेन ग्लासेस एंड एप्स विच कैन, यू कैन ओवरकम दिस ब्लाइंडनेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। चलो, तो थोड़ी फन की बात हो गई। अगर कोई पुलिस वाला पकड़ ले, बोल देना मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने अगर आपको पकड़ लिया, सबसे पहले वो बोलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना। तो अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की है तो आपका फाइन कम है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी गलत तरीके से बनवाया है तो आपका फाइन और ज्यादा है। करेक्ट। सर, लेजर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन से पूछते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट आंखों के लिए करेक्ट है या नहीं है, मतलब सही है या गलत है? लैसिक, लेजर ट्रीटमेंट, लेजर मतलब लैसिक की बात करें, चश्मा हटवाने वाली। हाँ हाँ।
सो लैसिक ट्रीटमेंट, लासिक ट्रीटमेंट बोलते हैं उसे। लैसिक जो हम नंबर हटाने के लिए करते हैं, जितनी भी हमारे शरीर की सर्जरीज हैं, चाहे वो आँख की हो गई, चाहे वो नाक की हो गई, चाहे गले की, चाहे कैंसर की, चाहे हड्डियों की, चाहे पेट की, कोई भी सर्जरीज हैं, इन सब में सबसे सेफेस्ट सर्जरी लैसिक सर्जरी है। उसकी वजह क्या है कि हम आँख के अंदर तो जा ही नहीं रहे, हम आँख की सरफेस पे केवल लेजर कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी, अगर सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं कि अगर हमने पहले जांचें की हैं सारी, कॉर्निया हेल्दी है, ड्राइनेस ज़्यादा नहीं है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है जो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, कॉर्नियल थिकनेस प्रॉपर है, चश्मे का नंबर नहीं बढ़ रहा, एज 18 से 50 साल के बीच में है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आइज में, तो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी। काफ़ी लोग पूछते हैं करेक्ट। कि डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं करवाई। हाँ मैं आई एम श्योर आपके दिमाग में सवाल आ बिल्कुल रहे है। हैं। सो मैंने सर्जरी इसलिए नहीं करवाई बिकॉज माई कॉर्निया इज थिन और आई एम नॉट अ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर लासिक। अच्छा, एलिजिबिलिटी भी है दिस। यस, एलिजिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग एवरीवन कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो। हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर आप कंटूरा कर दो, हमारे पास कंटूरा है, हमारे पास टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट है, हमारे पास हर तरह के लैसिक है, फेमटो है, एसबीके है, स्मार्ट सर्फ है, ट्रांसपीआर के है, लेंटिक्यूल है। हमारे पास आते हैं, सर मुझे ये सर्जरी करवानी है। हम उनको बोलते हैं यार ऐसा नहीं है, लीव दैट डिसीजन टू अस, लेट अस डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। करेक्ट। और ये हम एक बहुत गूगल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हमें इस चीज़ के लिए, क्योंकि पेशेंट दे आर हेलबेंट कि नहीं सर मुझे तो ये करवाना है, मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपके लिए बनी ही नहीं है वो अच्छी आपके लिए कैसे हो सकती है। सो एवरी आई जो ट्रीटमेंट है, इट इज टेलर्ड फॉर दैट आई। ऐसा नहीं है कि एक सूट बन गया वो सबको फिट हो जाएगा। हर एक की बॉडी के हिसाब से सूट की फिटिंग अलग होती है, ऐसी हर एक आंख के हिसाब से लेजर ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ये हमें बहुत दिक्कत आ रही है आज के टाइम में समझाने में लोगों को। एज ए डॉक्टर आप अपने पेशेंट्स के लिए ऐसे कौन से 5 काम नहीं करेंगे जो बिल्कुल उनकी आंखों को प्रॉब्लम दे? अच्छा हाँ, सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट आता है, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, सर डॉक्टर साहब चश्मे का नंबर देता हूँ एंड हमें चेकअप नहीं करवाना, सिर्फ नंबर दिलवा दो। एज ए आई डॉक्टर मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे चश्मे का नंबर देना है किसी को, मैं उसकी आई का पूरा चेकअप करूँगा, आंखों का प्रेशर चेक करेंगे, आंख में दवाई डाल के पर्दा चेक करेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी हम डायग्नोस कर सके। दैट पहला। दूसरा, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको हम बोलेंगे कि अपना हर साल डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आई चेकअप कराएं, ताकि अर्ली स्टेजेस में हम बीमारी को पकड़ सकें। तीसरा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर कैटरेक्ट है और आपका विजन अच्छा है और आपको लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आ रही, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं उसको कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस नहीं करूँगा। चौथा, अगर किसी को आई की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको दवाइयाँ हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि दवाइयाँ सारी केमिकल्स हैं। वी डोंट वांट कि हर कोई केमिकल्स अपनी आंखों में डाले। जितना हो उसके नेचुरल तरीके से अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। सबसे कॉमनेस्ट चीज़ जो मैं सबको बताता हूँ वो ये कि अगर आप कंप्यूटर के सामने हैं, सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं, सब ब्लू कट लेंसेज बनवाने हैं, ब्लू कट लेंसेज बनवाने हैं। शायद आपने भी सुना होगा। करेक्ट। हाँ, आई डोंट एडवाइस ब्लू कट लेंसेज टू माय पेशेंट्स। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि ब्लू कट लेंसेज से आपका कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ठीक हो जाता है। इट्स अ मिथ। ब्लू लाइट को रोकने से हमारा स्लीप पैटर्न बेटर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आराम नहीं आता। अच्छा, आप ये भी क्लियर कर दो कि जिसमें लैपटॉप पूरे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अच्छा ही जी रहे, अच्छी आंखें सबकी बहुत, तो वास्तव में क्या इतना डिजिटल देखने से आंखें खराब होती है? आंखें नहीं खराब होती, किसी भी लाइट से आंखें नहीं खराब होती। आप जितनी मर्जी लैपटॉप देखो, मोबाइल देखो, ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप मोबाइल देख रहे हो आपका रेटिना खराब हो जाएगा, कॉर्निया खराब हो जाएगा। नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, पक्का 100% नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन इनफ रिसर्च ऑन दैट। अच्छा। प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेन होता है, आप थक जाते हो। हम लोग जब आपस में बात कर रहे हैं 15 से 16 बार ब्लिंक करते हैं। जब हम सिस्टम देख रहे होते हैं हमारा ब्लिंक रेट 4 से 5 बार रह जाता है। ब्लिंकिंग का काम है टीयर फिल्म को स्प्रेड करना, लेकिन जब हम ब्लिंक नहीं करें तो ड्राई स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं आँख के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद धुंधलापन शुरू हो जाता है, आंखों में रड़कन चुभन शुरू हो जाती है, शाम होते होते हेडेक्स, ये सब शुरू हो जाता है। तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है रूल ऑफ 20-20-20। ओके, every 20 minutes take a break of 20 seconds from the screen and look at something 20 feet away so that आपका ब्लिंक रेट नॉर्मल हो जाए। और इन लेमन लैंग्वेज में क्या होता है, हर 20 से 30 मिनट में 20 से 30 सेकंड का ब्रेक लिया, किसी दोस्त से बात कर ली, उठ के पानी पीने चले गए, पानी अपने पास नहीं रखा, ताकि वो शॉर्ट ब्रेक मिल जाए। अच्छा।
इसके अलावा अगर दिक्कत है तो सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आते हैं, वो हम यूज़ करते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो. सो इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिजीज क्रिएटेड बाय अस, नॉट बाय नेचर. अब जैसे मैं तो आके झपकाता ही नहीं हूँ 1-1 घंटे तक बहुत, So, yes. तो मेरे को झपकानी चाहिए यस जानबूझ के. यस. सो ब्रेक जो मैं बोल रहा हूँ एवरी 20 मिनट्स, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता हर बारी बिकॉज हम लोग इंटेंस उसमें. मैं यही देख रहा था अभी, मेरा ब्लिंक रेट शायद आपके ब्लिंक रेट से ज़्यादा है. हाँ. मुझे आदत पड़ी हुई है. मैं तो Yes. और मैंने देखा है, मैं तो कंटिन्यू एक बार पता अगर 20 मिनट देख रहा हूँ तो 20 मिनट कंटिन्यू देखूंगा आदमी को, मतलब आंखों में आंखें डाल के. You have to blink more often. ठीक है. और उससे तो आंखें स्वस्थ रहने के चांसेस ज्यादा है. यस. लेकिन अगेन डिजिटल इनसे आंखें खराब नहीं होती एक्सेप्ट फॉर बच्चों में. आई थिंक उसके बारे में बात करेंगे अभी, मायोपे के बारे में हम लोग. हाँ, मैं अभी इस पे आ रहा हूँ कि मतलब 1 घंटे बच्चे भी फोन कंटिन्यू देख रहे हैं, 1 घंटे तक देख रहे हैं, तो उनको भी बोले कि तुम आंखें ब्लिंक करते रहो तो सही रहेगा. बच्चों के लिए स्क्रीन देखना अच्छी बात नहीं. नहीं मैं बताता हूँ क्यों. अच्छा, क्यों? जो मायोपिया है यानी जो माइनस का नंबर है, उसका जो स्टिमुलस है, बिगेस्ट स्टिमुलस माइनस का नंबर आने का या बढ़ने का, वो है नियर विजन एक्टिविटी. पढ़ना जरूरी है, वो भी नियर विजन एक्टिविटी है. क्या चीज़ ऐसी है जो उनको छुड़ा दें कि नियर विजन एक्टिविटी कम हो जाए? वो सिर्फ लैपटॉप मोबाइल ही है. आजकल उनकी पढ़ाई भी मोबाइल पे हो रही है, खेलना भी मोबाइल पे हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन भी मोबाइल पे हो रही है. सो देयर इज अ साइंटिफिक प्रूफ. एक तो हो गया जेनेटिक्स है कि जेनेटिक्स की वजह से नंबर आना ही है, वो हम छेड़खानी नहीं कर कुछ सकते, नहीं कर सकते. भगवान ने किया हो. एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे नज़दीक की एक्टिविटी हम कम करें. मैंने अपने बेटे को बोला कि नज़दीक की एक्टिविटी कम करनी है, बोलता है पापा पढ़ाई कम कर देता हूँ. ये तो बहुत बढ़िया जवाब दिया. मेरी बेटी भी शायद ऐसे ही जवाब देती. मोबाइल तो नहीं छोड़ूंगा. हाँ. बट इसके अलावा जितना फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की ज़्यादा रहती है, जितना उनको सनलाइट एक्सपोजर मिलता है, डे लाइट एक्सपोजर मिलता है, उतना नंबर आने के चांसेस कम हो जाते हैं और बढ़ने के भी चांसेस कम हो जाते हैं. दीज आर मॉडिफाइबल फैक्टर्स. इसके अलावा आजकल हमारे पास मायोपिया क्लिनिक है. मायोपिया क्लिनिक में कुछ ऐसे मेजर्स आ गए हैं जिनसे हम मायोपिया को बढ़ने से रोक सकते हैं, यानी माइनस के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं. मेजर्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ड्रॉप्स, मायोपिया प्रोग्रेशन ग्लासेस आते हैं, और इसके अलावा ऑर्थो के लेंसेज भी आते हैं जिनसे बढ़ते नंबर को रोका जा सकता है, जो कि आज से 2-3 साल पहले तक कोई और मेजर अवेलेबल नहीं था. अभी सबसे ज्यादा चश्मों की दुकानें इतनी क्यों बढ़ रही सर? मतलब सबको बीमारी होना चालू हो गई क्या? मैं ये तो बोल रहा हूँ, हर मतलब 500 मीटर पे एक इसमें दुकान है. अभी जब हम छोटे होते थे, कितने लोगों को हम चश्मा लगाए हुए देखते. मैं तो मेरे पूरे शहर में एक ही दुकान थी, भारत वही ऑप्टिकल करके, और कोई दुकान ही नहीं देखता था. वजह उसकी है कि फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन तो हम गलियों में घूमते रहते थे, हाँ. खेलते रहते थे. करेक्ट. माँ बाप हमको मार मार के अंदर लेके आते थे. आज हमें मारना पड़ता है, जाओ भाई बाहर जाओ खेलो. हाँ. उसकी वजह ये है कि पहले फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी. अभी तो मैंने डिस्कस किया कि अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, सनलाइट एक्सपोजर होगा, तो माइनस का नंबर आने के चांसेस कम है. यू विल सी इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल किड्स विल हैव माइनस का नंबर, बिकॉज उनकी पढ़ाई, उनका एंटरटेनमेंट सिर्फ लैपटॉप मोबाइल पे सिमट के रह गए. उनका एजुकेशन भी अब मोबाइल और लैपटॉप पे हो गए. एक स्कूल ने मुझे इनवाइट किया, सर आप बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस इतनी यूज़ करते हैं, आप प्लीज़ कम एंड गिव अ लेक्चर टू ऑल आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो मेरा पहला क्वेश्चन था, मैम आप होमवर्क किस पे भेजते हो? दैट इज सेंड ऑन मोबाइल्स. क्या फिर मैं लेक्चर दे भी दूंगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? बच्चों ने देखना, पढ़ना तो उसी में से. इकोसिस्टम ही थोड़ा अलग बन गया है. इकोसिस्टम अलग बन गया. मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि मतलब बच्चों को फुल खेलना चाहिए, मतलब ज्यादातर खेलना चाहिए, और जितना ज्यादा खेलेंगे उतने ज्यादा आपकी उनकी फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट, डे लाइट एक्सपोजर जितना मिलेगा उतने कम चांसेस है उनके नंबर बढ़े. और इसके अलावा एक तो आंखें हो गई, उसके बाद दिमाग का भी तो काम करना है. दिमाग भी बेटर तरीके से, पूरी बॉडी, इज नॉट जस्ट आइज जिसमें हेल्प मिलती है, पूरी बॉडी को. विटामिन डी सब लोगों में, अगर आप अपना विटामिन डी करोगे कम निकलेगा. मैंने किया, मेरा भी डेफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि हमको सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा. धूप में पॉडकास्ट करूंगा कल से. क्या हुआ है बेचारे दोनों को भी मेरी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएंगे दोनों. अरे सर, कुछ तो ऐसा व्यवस्था करूंगा कि मैं सनलाइट एक्सपोजर में ही पॉडकास्ट की व्यवस्था करूं, ताकि जो गेस्ट आएगा उसको भी कम से कम 1 घंटे का ऐसा टाइम मिलेगा कि उस अंदर है. स्टार्ट रनिंग. हाँ? स्टार्ट रनिंग. दौड़ना चाहिए. दौड़ना चाहिए, सुबह के टाइम दौड़ो. कहाँ दौड़ पाते हैं सर आजकल की ये दौड़ बड़ी जिंदगी, काम निकालना. ऐसे. डॉक्टर आप बताओ, आप क्या करते हो? आप भी तो पूरे दिन तो क्लिनिक पे. I do half marathons, no? I'm an avid half marathoner for last 8-9 years. तो मैराथन भी तो महीने में कितने कितने टाइम दौड़ोगे? सर मैराथन तो आप कंपटीशन है, 3-4 महीने में एक बार ही दौड़ रहे हो. हाँ. लेकिन दौड़ तो आप हर तीसरे दिन रहे हो ना प्रैक्टिस के लिए. बट इट बिकम्स पार्ट ऑफ ए लाइफ. आई लव यू.
मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा है, मेरा मन रात को भी करता है, कई बार मैं रात को भी निकल जाता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि कुछ नहीं, हाफ एन आवर का रन करा लो। बाहर अगर बारिश आ रही है, दिक्कत है, तो ट्रेडमिल पे रन कर लेता हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एबल टू फोकस, और जो बेकार की चीज़ें दिमाग से वो निकल जाती हैं। बिसाइड्स हेल्थ, दौड़ना चाहिए मतलब थोड़ा थोड़ा, कुछ भी, whatever. कुछ भी करो मतलब हाँ. कुछ 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 एक्टिविटी। Some kind of thing. Like I play cricket every alternate or third day with my mates. हम लोग रात को बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज सुबह सुबह तो खेल नहीं पाते। 2-3 घंटे हर। पर सही सही बताना सर एक बात, जैसे मान लो आप जब एकदम यंग एज में, तब तो बहुत काम करना पड़ता है। आपने बोला ना 16 अभी भी करना 17 घंटे काम करते, तब तो टाइम नहीं मिलता है। मिलता है तब तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, बट आप पूरे दिन काम कर रहे हो, आपके लिए लेजर क्या है? घर पे जाने के बाद व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू कि मैं ये करूंगा, बिसाइड्स मीटिंग योर किड्स एंड वाइफ? उसके अलावा वो तो हर रोज ही मिलते हैं। उसके अलावा मैं भक्ति करूँगा। मैं भक्ति नहीं करता शायद, इसलिए आई हाँ। माई वेंट आउट इज रनिंग और प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स। मैं आई रन अ लॉट, कभी सुबह कभी शाम। जब हम बाहर घूमने गए होते हैं तो बेस्ट वे टू एक्सप्लोर सिटी, स्टार्ट रनिंग इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। चलो मैं तो सिर्फ भक्ति करता हूँ, बाकी टाइम में सिर्फ बाकी दूसरे काम करता हूँ। मतलब अगर 24 घंटे तो पहले उसको प्रायोरिटी, फिर बाद में सारे काम की प्रायोरिटी। नहीं, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड, दैट इज गुड फॉर, बट व्हाट अबाउट फिजिकल? बट यू आर फिट, आई एम श्योर। आप अभी बता नहीं रहे, मैं करते हो। नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। हम जितने भी बाबा लोग हैं ना, उनको देखोगे ना, तो उनके दाढ़ी बाल एकदम ऐसे दिखते हैं, वो गजब के दिखते हैं, मतलब सबके सब लोग। और जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनसे बाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अजीब से दिख रहे होंगे। आप शक्लें देख लो लोगों की, क्योंकि वो पूरे दिन तनाव में है। Last 1 year, I was not able to run. I was just started running because I had a ligament injury. Last 1 year, that is why I put on bit of weight. I've just started last month only because of ligament injury, and that was the worst phase of my life. Trust me. चलो सर, अब वापस थोड़ा चश्मे पे आते हैं। तो अगर किसी को ग्लासेस हटाने हैं तो कोई 3 स्टेप्स है क्या? मतलब बिना लेजर वेजर कुछ कराए, अगर कुछ नेचुरल के थ्रू कर सके अगर? नहीं, नेचुरल के थ्रू कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। बट यस, अगर चश्मा नहीं हटाना चाहते, जैसे मैंने नहीं हटाया, तो एक तो है कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऑर्थो के लेंसेज आ गए हैं। ऑर्थो की लेंसेज? हाँ, हाँ, ये ऑर्थो क्या के होती है? लेंसेज हैं, ये ऐसे लेंसेज हैं कि रात को आप पहन के सो जाइए, सुबह हटा दीजिए, और पूरे दिन आपको चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है, पावर जीरो। अच्छा, हाँ, दे वेरी सेफ। एंड इसका एक और एडवांटेज है जो बच्चों को दिया जाता है, जिस ये मायोपी यानी माइनस के बढ़ने के नंबर को भी रोकते हैं। सो ऑर्थो के लेंसेज इज वन ऑफ द लेटेस्ट फैड, जो इंडस्ट्री में, हमारी ऑफ्थेल्मोलॉजी में बहुत कॉमन हो गया। जिन बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, या फिर जो लोग लैसिक के लिए फिट नहीं है, जिनका नंबर अभी चाहे वो 18 से ऊपर हो गया लेकिन नंबर बढ़ता जा रहा है, या जो स्पोर्ट्स में बच्चे, जो स्पोर्ट्स में चश्मा लगा के, यू रिमेंबर हमने अनिल कुंबले यूज्ड टू वेयर ग्लासेस एंड बॉल, then suddenly one day we realized कि वो चश्मा नहीं लगा रहा। करेक्ट। He must have undergone some kind of procedure, right? So जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनके लिए ऑर्थो के लेंसेज इज अ वेरी गुड थिंग, अगर उनका लैसिक नहीं हो पा रहा, बिकॉज रात को लगाया और दिन में हटा दिया, यू डोंट नीड टू वेयर ग्लासेस। मतलब कैसे काम कैसे करेगा? रात में लगाया, सुबह हटा दिया? सो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज। ये जैसे लैसिक कॉर्निया की शेप चेंज करता है परमानेंटली, ऑर्थो के टेम्परेरीली 12 से 16 घंटे के लिए कॉर्निया की शेप चेंज कर देता है, और फिर दोबारा से रात को लगा लें। सो इट्स वन ऑफ द ग्रेट इनोवेशंस। ये तो सही में इनोवेशन है। मतलब रात में लगाओ तो बोला चश्मे में, क्या बात है। अच्छा, कोई स्टैंड आउट केस शेयर करना चाहेंगे आप, कि जैसे आपने कभी किसी की सर्जरी करी हो छोटे बच्चे की, एंड देन या फिर बहुत बूढ़े आदमी की सर्जरी करी हो, ठीक हो गए बढ़िया तरीके से? 2-3 केसेस हैं। एक तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट एक 11 साल का बच्चा था, उसको कैटरेक्ट था। कैटरेक्ट यंग एज में भी हो जाते हैं, कंजेनिटल कैटरेक्ट्स कहते हैं। एंड हमने उसको बोला कि सर्जरी करेंगे, और जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, बच्चे कोऑपरेटिव होते नहीं। सो एनेस्थीसिया, बट नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया का केस फर्स्ट केस लिया जाता है, और उस दिन समाव वो जरा सा लेट हो गया, तो हमने उसको लास्ट रखा लिस्ट में। ही वॉज 10th और 11th केस। सो वो बच्चा बाहर बैठा हुआ था, फैमिली बाहर बैठी हुई थी। देवर सिंह कि जो पेशेंट जा रहे हैं अंदर 5 मिनट में बाहर आ रहे हैं, और कोई पट्टी नहीं लगी हुई, कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, और बातें करते हुए आ रहे हैं। तो पेरेंट्स ने बात की होगी बच्चे से, बच्चे ने हमारे एनेस्थेटिस्ट से पूछा, अंकल ये इनकी भी तो कैटरेक्ट सर्जरी हुई है ना, तो इनको तो आपने बेहोश नहीं किया? बोलते नहीं, बेहोश करने की जरूरत ही नहीं होती। एंड वो बोलते हैं, अंकल मुझे भी बिना बेहोश के सर्जरी कर सकते हैं क्या?
तो एनेस्थेसिया नहीं यार बच्चा है, नहीं बेटा कोऑपरेट करना पड़ता है। बोलता नहीं अंकल कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो बेहोश कर ही देना आप। तो हमने उसको कैनुला वगैरह लगाया, हैवी कैनुला कि अगर बेहोश करना पड़ा करेंगे। एंड उस बच्चे ने नॉर्मल एडल्ट की तरह बिना बेहोश हुए सर्जरी करवाई, कैटरेक्ट सर्जरी। सो दिस रीइंफोर्सेस व्हाट आई वांट टू से कि इट्स अ पेनलेस सर्जरी। अगर 10 साल का बच्चा करवा सकता है इजीली विदाउट पेन, 70 साल का व्यक्ति भी करवा सकता है। और दूसरा जो आपने ओल्ड एज बोली, रेटिना पेशेंट नॉर्मली आते हैं हमारे पास, देयर वाज अ डिटैचमेंट, एक आंख में बचपन से चोट लगी हुई थी, दूसरी आंख में एकदम से दिखना बंद हो गया। ही वॉज समवेयर इन नेपाल, तो वहाँ पे किसी ने बोला कि पर्दा हट गया है तो शायद अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बट समहाउ उसके किसी रिलेटिव ने रेटिना की सर्जरी करवाई थी हमारे यहाँ पे एंड ही रेफर्ड दैट पेशेंट। वो पेशेंट सुबह उसको पता चला, वो दोपहर को हमारे यहाँ पर आ गया, ही टुक अ फ्लाइट एंड वी ऑपरेटेड ऑन हिम एंड ही गॉट 6/9 विजन बैक, मोर देन 90% ऑफ द विजन बैक। हमने सेम डे सर्जरी की। सो दिस रीइंफोर्सेस की रेटिना की जब कोई प्रॉब्लम हो और उसका ट्रीटमेंट टाइम पे कर दिया जाए तो विजन बहुत अच्छा आ सकता है। डॉक्टर राजीव सर, इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल आपसे। पहला सवाल कि आँख रगड़ते हम तो एकदम लाल हो जाती है, तो क्या वो नुकसानदायक है? पहले तो आंख रगड़ना नुकसानदायक है, थोड़ी तो खुजली चलती ना, वो वंस इन अ व्हाइल इज ऑल राइट, हाँ। लेकिन आप लगातार कर रहे हैं, जैसे अब इतनी लाइट्स में हम बैठे हैं और जैसे आप बता रहे हो कि आप पॉडकास्ट करते हो, ब्लिंक कम करते हो, तो इरिटेशन होगी, आपको दैट इज नेचुरल। सो इसलिए हम रब कर रहे हैं। अगर हम रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करें हाँ, और लुब्रिकेंट डालते रहें तो शायद बार बार रगड़ने का मन ना करें। हाँ, रगड़ने से स्पेशली एक कंडीशन होती है केरेटोकोनस, जिन लोगों को हो उनको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए रबिंग तो हर हालत में अच्छी चीज़ नहीं है, वंस इन अ व्हाइल इज ओके। अच्छा, इंडियन सेलिब्रिटीज इंडियन डॉक्टर को चुनने की बजाय फॉरेन डॉक्टर को चुनते हैं, ऐसा क्यों सर? या इंडियन डॉक्टर भी तो स्पेशल है? मेंटालिटी है। यू मस्ट हैव हर्ड कि बहुत सारे नेता घुटने चेंज करवाने बाहर जाते हैं, और लेकिन बाहर वाले लोग हमारे यहाँ पर आते हैं अपने यहाँ पे भी आते हैं, सही बात है। इलाज करवाने। हाँ, इट्स जस्ट द ट्रस्ट, हम लोगों का माइंड। लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सिनेरियो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप, काफ़ी लोग यहाँ पे करवाते हैं लेकिन बताते नहीं है किससे करवाया, क्योंकि जिसको बता दे कि इससे करवाया तो वो अपने आप को सेलिब्रिटी बना देता है एडवर्टाइज कर करके। सो प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न कि लोग बाहर जाना चाहते हैं कि पता ना चल पाए कि किसने किया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, दिल्ली में फॉग स्मोक बहुत हो रहा है, उससे आपकी क्लिनिक में भीड़ बढ़ गई है? यस, कि इरिटेशन हो रही है आंखों में? 60% जो पेशेंट्स आ रहे हैं आज के टाइम में, वो आ रहे हैं इरिटेशन, वाटरिंग, ब्लरीनेस लेके। एंड सबको मैं यही बताता हूँ, इससे बच तो सकते नहीं आप, जितने मर्जी प्यूरिफायर्स लगा लो, बाहर तो निकलना ही है। सो अगेन रूल ऑफ 20-20-20, सेम बात। लुब्रिकेंट्स का यूज़ ये करते रहे, यू विल बी ऑल राइट। मतलब मैं जब बैंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ पे एकदम मेरे को कभी से आँख पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको नहीं लगता है, नहीं लगता। मैं जैसे ही दिल्ली में आता हूँ तो एक तो सांस पे भी ऐसा लगता है, थोड़ा सी ब्रीथिंग में सांस में भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। पहले मेरे को लगता नहीं था कि ऐसा होता भी है। और आंखों में भी ऐसी जलन सी, इरिटेशन सी, धूल मिट्टी इतना भयंकर है। यस, पॉल्यूशन बहुत थोड़ा ज़्यादा है। इट इज़ अफेक्टिंग आवर लाइफ इन अ वे यू कांट प्रिडिक्ट। करेक्ट, हमारे कितने साल कम हो रहे हैं हमें पता नहीं, हमारे बाद वाले साल कम हो रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ही है, बाद वाले साल तो वैसे ही दुखदायक होते हैं, कम हो गए तो कोई बात नहीं। अच्छा, ग्लूकोमा सर, जी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? काला मोतिया। काला मोतिया। तो ये साइलेंट थीफ ऑफ विजन है, ऐसा क्यों बोला जाता है सर इसको? सी, ग्लोकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ विजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब ये पकड़ में आता है ऑलरेडी डैमेज हो जाता है। और काला मोतिया खतरनाक मानते हैं क्योंकि जो डैमेज हो गया वो हो गया, जितना चला गया चला गया, हम सिर्फ बाकी को बचा सकते हैं। ग्लोकोमा का मतलब, काला मोतिया का मतलब, जब आंख के अंदर प्रेशर बढ़ता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व आंख से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, और ऑप्टिक नर्व रीजनरेट कभी नहीं करती, जितना डैमेज हो गई हो गई। इसलिए उसको टाइम पे अगर हम पकड़ लें और उसका इलाज शुरू कर दें तो हम डैमेज रोक पाते हैं। कैसे पकड़ में आता है सर? मतलब कोई आंख में कुछ हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? कुछ लोग जाना है जो लकी हैं उनको एकदम से एक्यूट अटैक पड़ता है और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनका डायग्नोसिस बन जाता है, वो लाइफ लॉन्ग ठीक रहते हैं। अच्छा। लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है उसके अंदर प्रेशर 25, 26, 28 रहता है, वो धीरे धीरे डैमेज करता रहता है, वो सिर्फ रूटीन आई चेकअप पे ही पकड़ा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 40 के बाद
रूटीन चेकअप ईयरली करवाते रहें, क्योंकि 40 के बाद ही ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस हैं, चाहे वो ग्लूकोमा हो, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। तो रूटीन चेकअप में पकड़ा जाए। वी हैव अ टीम ऑफ ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हेडेड बाय डॉक्टर शुचि गुप्ता, एंड शी मैनेजेस ग्लूकोमा वेरी वेल, राइट फ्रॉम मेडिकेशंस टू सर्जरी। मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल में रहते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जिनको सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। तो अभी कौन कौन से इनोवेशंस आ गए मतलब आई सर्जरी के अंदर? आई सर्जरी के अंदर और ओवरऑल चलो आई के अंदर ही बात कर ले, क्या क्या इनोवेशंस आए हैं मेडिकल साइंस में? मेडिकल साइंस में अगर आई की बात करें तो दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग फेज, स्पेशली फॉर रेटिना एंड ग्लूकोमा एंड लासिक, इवन कैटरेक्ट ऑल्सो। 4 चीजों के लिए। हाँ, रेटिना में हम लोग सूचरलेस रेटिना सर्जरीज करते हैं। पहले हम टाँके लगाते थे, हम उसको माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी कहते हैं आजकल। और इसके अलावा जो पहले अनट्रीटेबल डिजीज लगती थी कि सर्जिकली ठीक ही नहीं हो पाएंगे, हम पेशेंट को बोलते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वी जस्ट लीव इट अलोन। ऐसा अब उन चीज़ों को हम ट्रीट करने लगे हैं सर्जरी के थ्रू, और पेशेंट्स को विजन देने लग गए हैं। करेक्ट। ऐसे ही कैटरेक्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज, जैसे मैंने बोला मल्टीफोकल लेंसेज, हर तरह का विजन क्लियर करना है, ईडोफ लेंसेज। इसके अलावा माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट, इंसिजन का साइज इज लेस देन 2.2 मिलीमीटर। मतलब अगर अगले दिन अगर आप देखोगे पता भी नहीं चलेगा कि हमने एंट्री कहाँ से की थी। सो दिस इज व्हाट माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरीज। ग्लूकोमा के अंदर MIGS, माइक्रो इंसिजन ग्लूकोमा सर्जरी, SLT लेजर, जो प्रेशर को बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, पेशेंट्स को ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से लैसिक में स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी, फ्लैपलेस लैसिक, हम लोग फ्लैप भी नहीं बनाते हैं आजकल ताकि ड्राइनेस का इशू बाद में कम हो जाए। जब हम ट्रेडिशनली लैसिक करते थे पेशेंट्स को, किसी को 1 साल ड्राइनेस रहती है, किसी को 2 साल, लेकिन आजकल हम लोग फ्लैपलेस या स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी से लेजर कर रहे हैं, जिसमें ड्राइनेस का इशू 3 से 6 महीने के बाद ज़्यादातर पेशेंट्स दे डोंट नीड टू पुट ड्रॉप्स ऑल्सो। एक और सवाल आ गया सर मेरे को भी, तो आजकल क्या रहा है कि वो एक 2 तांबे के लोटे में आप बच्चों को ऐसे बोल रहे कि आंखों पे ऐसे लगा के रखो थोड़ी देर तो आंखें ठीक रहेगी। तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है क्या? सो बेसिकली जो मुझे लगता है कि ये करने से, उसके अंदर पानी डाल के शायद वो करते हैं, उससे आंखें साफ हो जाती हैं, जो भी गया है पूरे दिन वो साफ हो जाता है। बट इसके अलावा अगर कोई मुझे बोले कि चश्मे का नंबर हट जाता है, या ग्लूकोमा नहीं होगा, या कैटरेक्ट नहीं होगा, या रेटिना की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ठंडे पानी से आंखें धोने से ठीक रहता है बार बार नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि काफी लोग क्या करते हैं, हर 2 घंटे में आंखें धो लेते हैं। हाँ, ठंडे पानी से, बर्फ वाले पानी से दिन में 1-2 बार तक तो ठीक है। क्या है, जो हमारे आंसू बन रहे हैं, जो टीयर्स बन रहे हैं, नेचुरल टीयर्स, उन्हें बहुत सारे प्रोटेक्टिव, ऐसा क्यों है कि इतने सारे कीटाणु हवा के थ्रू हमारी आंख में आते हैं, लेकिन आंखों में तो इन्फेक्शन होते नहीं है रोज। वो इस वजह से कि हमारे जो आंसू हैं उनमें प्रोटेक्टिव वो हैं एंटीबॉडीज, बहुत सारी चीजें हैं जो इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती हैं। अगर हमारे नेचुरल टीयर्स हम बार बार वॉश करते रहेंगे हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, ये वॉश आउट हो जाती हैं। और दूसरा, ड्राइनेस भी हो जाती है, बिकॉज जो हमारे टीयर फिल्म है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, म्यूसिन, ऑयल और एक्वस। जो म्यूसिन और ऑयल का काम है वो है टीयर फिल्म को मेंटेन करना, ताकि ड्राइनेस ना हो। जब हम पानी डालते हैं एक बार तो अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ वेट हो जाता है, लेकिन पानी जल्दी ड्राई हो जाता है। जैसे पानी के ऊपर अगर ऑयल की लेयर हो तो पानी इवेपोरेट नहीं होता। अभी मेरी आंखें आपको कैसे दिखती है, मतलब गीली गीली दिखती है या फिर अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, बिकॉज अब आप कॉन्शियसली ज्यादा ब्लिंक कर रहे हो। अच्छा, अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दो कि जैसे बहुत एक साउथ में बहुत बड़े बाबा है, वो मतलब जब भी बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू ही रहते हैं हमेशा। तो आंसू आना अच्छी बात है, कंटिन्यू आंसू आते रहे बहुत देर तक? नहीं, नो सी, हमारी आंखों में ना कॉन्टिन्यूसली टीयर्स बनते हैं। बाहर क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि आंखों में एक छेद होते हैं जो कि हमारे नाक और गले के जंक्शन पे खुलते हैं, तो इसलिए कई बार जब हम दवाई डालते हैं तो कड़वी लगती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि छेद में से कॉन्टिन्यूसली आंसू अंदर जा रहे हैं। जिन लोगों के छेद बंद होते हैं उनमें ये पानी टपकता रहता है बार बार कॉन्टिन्यूस, उनके बाहर दिखता है, बाहर ही निकलता रहे। ओ अच्छा, आंसू आना अच्छी बात है, मतलब आप आंसू आते रहे आपके ठीक रहता है? बराबर नहीं, आंसू है नहीं, आंसू आना अच्छी बात नहीं कहूँगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली आप साफ कर रहे हो, कई बार स्किन भी बहुत सॉफ्ट होकर मैसेरेट हो जाती है, घाव बन जाते हैं। आंसू, ये कहूँगा कि ड्राइनेस से, किसी को अगर ड्राई आइज हैं उससे बेहतर है कि आंसू आए। आंसू है, ड्राइनेस वाले पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं एज कम्पेयर टू जिन लोगों के छेद बंद होते हैं और उनमें आंसू टपकते रहते हैं। डॉक्टर सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये एक इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा हिंदी में इसको समझा दो, क्या है, क्या बीमारी है और कैसे ठीक होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब डायबिटीज़ की वजह से, शुगर के जो मरीज हैं उसकी वजह से आंखों का पर्दा यानी रेटिना पे प्रॉब्लम आना। डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है? डायबिटीज़ बड़ी खतरनाक बीमारी है।
जैसे पहले के टाइम में कहते थे ना, शराब दे दिया, ऐसे अगर किसी को शराब देना तो डायबिटीज़ हो जाए। ओह, समझ रहे हैं, इतनी खतरनाक है। उसकी वजह क्या है? डायबिटीज़ पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो एंड में बहुत पतली पतली हो जाती हैं, जिसको माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं, और डायबिटीज़ की वजह से जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो कहीं की भी हो। तो इसीलिए डायबिटीज़ में हम बोलते हैं न्यूरोपैथी हो गई, झंझनाहट होना, पैरों में सुन्न होना, जिसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं, कई बार पैर तक, अंगूठे तक काटने पड़ जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आँख में इफेक्ट आना, जिसकी वजह से आदमी ब्लाइंड हो सकता है। नेफ्रोपैथी होना, डायलिसिस की जरूरत पड़ने लग जाती है, बिकॉज वो ब्लड वेसल्स डैमेज होने शुरू हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स का काम है ऑक्सीजन लेके जाना और न्यूट्रिशन लेके जाना। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा ऑर्गन को तो इट स्टार्ट्स डाइंग, वहाँ पे ब्लड वेसल्स लीक होनी शुरू हो जाती हैं। रेटिना इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो हर एक डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि अपना आप फंडस यानी आंखों का रेटिना चेक कराओ, ताकि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होनी शुरू हो गई है, एक तो उसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए, दूसरा हम बेटर कंट्रोल करें शुगर को ताकि ये बढ़े ना। करेक्ट। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको धुंधला दिखता है, चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, आंखों के सामने काले धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी को अगर हम टाइमली पकड़ लें तो उसका इलाज संभव है। बहुत सारे तरीके हैं। हम ओसीटी और आंखों की एंजियोग्राफी करते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ लोगों को लेज़र करना पड़ता है हमें आंखों में, और काफ़ी बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को सर्जरी वाली स्टेज से पहले पकड़ लें, इसलिए हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं, और जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियंस हैं उनके लिए CME प्रोग्राम्स भी रखते हैं, ताकि उनको अवेयर कर सकें कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे हैव टू सी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, 1 साल में एक बार जरूर देखें, ताकि हम टाइमली इसको ठीक कर सके। और एक मैं आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहूँगा लोगों को, डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर की वजह से जो पर्दे की खराबी है वो ट्रीटेबल हैं। निराश ना हो, अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाएं, Yes. ना कि किसी को भी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर, आज आपने नई नई बातें बता दी। मैं आंखें ब्लिंक करूंगा और चेक करूंगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द शो। थैंक यू।